How many of have already started with this chapter and even covered the same one? एक पूरा कॉन्सेप्शुअल टॉपिक है। आप आपने भी कर लिया? आ गया समझ में? ठीक है। और किसी ने किया ऐसे? Right. So let's start this topic. Periodic class. Periodic means, what do you mean by periodic? The repetition of an event or repetition of a particular case after a regular interval of time. Right? Periodic motion. The motion that repeats itself after a regular or fixed interval of time is known as periodic motion. जैसे movement of the bob of the pendulums, right, is definitely a periodic. राइट, और इसके बारे में हमने 9th क्लास के साउंड में देखा था, लेकिन वहां इसमें कोई रिलेशन नहीं है। पीरियोडिक यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. Approximately 115 to 127 elements are known to us at present. Right? So some newly discovered elements are there. अभी तक वो डिस्कवर उनकी प्रोसेस चल रही है लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ. Practically 115 elements are available to us. So such a large amount of elements, and we are interested to create compounds with the help of them. Right? The creation of compound actually depends upon the physical and chemical property. आप बेटा जी इधर आ जाओ, that will be better. कि ना ये लैपटॉप पढ़ रहा है इसके इसमें. So the formation of compounds with the help of elements actually depends upon the physical and chemical property of elements themselves. Right? तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ने का रीजन है कंपाउंड्स को बनाना, क्योंकि कंपाउंड्स हमारी लाइफ में काम आते हैं, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, चाहे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है. मतलब कि हम कंपाउंड्स के बगैर ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल लेवल पर भी, राइट, और हेल्थ लेवल पर भी हम कंपाउंड्स के बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. मेडिकल लाइन तो कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स. राइट, तो कंपाउंड इतने इंपॉर्टेंट अपने आप में सब्सटेंसेस हैं, बनते एलिमेंट्स हैं, ये हमें मालूम है. तो एलिमेंट से किस प्रकार का कोई कंपाउंड बनेगा, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है और उन एलिमेंट्स की अपनी अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जिसके थ्रू हम आसानी से एक पर्टिकुलर नया सब्सटेंस बना सकें. तो यही सारा ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री पढ़ने का. अब हर एलिमेंट की 115 एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. It would be very difficult and cumbersome to learn the physical and chemical properties of every element at the individual level. So scientists did their level best to create a simple method so as to understand properties of most of the element within no time. So they created a kind of arrangement with which, if we study certain few objects, certain few groups, right, we will be, right, at that phase of time they decided that we will definitely be in a stage, right, to know the properties of almost every element known at that time. मैं हिस्टोरिकल डिटेल पर आऊंगा अभी इसके कि कब से पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई थी. राइट, तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि इतने सारे एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक कम्बरसम जॉब है और उसको याद रखना. तो साइंटिस्टों ने कुछ ऐसी कोशिश की कि ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स क्रिएट कर दिए जिसमें कुछ ग्रुप्स का अगर मुझे पता है, उन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज मुझे मालूम है, तो समझ लो ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मुझे पता लग गई जस्ट बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. राइट, we are definitely be able to understand the properties of most of the elements, right, presently. ठीक है, एक तो इंस्टीट्यूट में पीछे लगी हुई है पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल क्या है? बेसिकली एक अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि हम कुछ ग्रुप्स को अगर समझ लेते हैं तो हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली समझ लिया इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. आसान हो गया ना काम. राइट, मान लिया एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 8-10 एलिमेंट है. अगर उस ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी मुझे मालूम है तो वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स की उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होंगी. अब मैं ग्रुप वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेसिकली है क्या?
राइट। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो साइलेंट फीचर आपको मिलेंगे जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो पहले तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम पीरियोडिक टेबल कहते किसे। पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट, राइट, which is done in such a way that the elements, periodic table is an arrangement, समझने वाली बात है अभी। It's a kind of arrangement which is done in such a way that the elements which are acquired with the similar properties, similar specifically chemical properties, right, are taken together in vertical column known as groups, and the elements with a variation in their properties are available in horizontal rows known as periods. What I want to say, periodic table consists of vertical columns and horizontal rows. The two intrinsic feature of any periodic table, right, available to us right from the historical detail of the same, consist of groups and periods, right. So modern periodic table also consists of 18 groups, 18 groups, यानी कि 18 vertical columns and 7 horizontal groups, right, constitute most of the elements known at the present status also presently. तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि periodic table is an arrangement of elements done in such a way that the elements with similar features, similar chemical properties are arranged in vertical column known as groups, and the elements with the variation in the properties, right, are available in horizontal rows known as periods. This is what you mean by periodic table. राइट, तो ये जो मैंने कहा है कहना आसान है लेकिन इसको समझने के लिए बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो आज की जो पीरियोडिक टेबल है उसे बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी कुछ हिस्टोरिकल डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहला, अगर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी कोशिश की काफी साल पहले से, लगभग 1829 से, राइट, तो एक डेबोनियर्स, एक केमिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जितने भी एट दैट फेज ऑफ टाइम नोन एलिमेंट्स थे उनकी बड़ी स्टडी की। स्टडी करने के बाद कोशिश की, हर संभव कोशिश की कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट कर दूं कि जिससे अगर मुझे एक से एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो बहुत सारे एलिमेंट्स की ऑटोमेटिकली पता लग गई। क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर एक खासियत है, 115 जो एलिमेंट्स उनमें खासियत है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, राइट, which can be arranged in the form of groups acquired with the similar features, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, राइट। सो हियर्स देखो क्वेश्चन, explain in detail the historical, explain in detail the evidence historical evidence about periodic table. What's what's your good name, beta? Is it so? आपका पहले कोई स्टूडेंट आया हुआ है, अननोन स्टूडेंट है, जूम कम्युनिकेशन है। डिस्कनेक्ट करके दोबारा रीस्टार्ट करो। कम्युनिकेशन लाइट लिमिट कर लिया। किसी लिंक दिया किसी ने? ऐसे में डाल दिया ना, बहुत ही बढ़िया। मैं तो लाइव ये फर्स्ट टाइम हुआ है, नाइट से कभी नहीं हुआ।
बहुत स्ट्रिक्टली आप, क्योंकि ना अभी क्या हुआ कि ऑनलाइन में आपको पता ही है कि काफ़ी स्कूलों के अंदर भी और कहीं सोशल मीडिया पे भी इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ गलत चैटिंग या गलत बोल दिया या गलत लिख दिया। अब इसके ऊपर बहुत सिंसियर और सीरियस लेवल पर अगर हमने ऑफेंसिव डाल दिया ना, द गाय इज गोइंग टू बी इन ट्रबल 100%। खासकर गर्ल चाइल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुके हैं। हम तो खैर बच्चे तो बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता, शरारत तो मन में रहती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, राइट? वल्गैरिटी शुड नेवर बी। खैर अब पता नहीं था कि ये वाकई में एक ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है, वी डोंट नो, लेकिन जो भी है खैर हट चुका है। हाँ तो हम तो भूल गए। डेवोनियस ट्राइड, राइट? तो द वेरी हाँ, गिव द हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट द पीरियोडिक टेबल। Explain in detail the historical evidence about periodic table. The very first scientist, right, who did his level best to look after the properties of most of the elements at one go, right, known as Devonian. Right, he's a German chemist, and he created his own periodic table. Right, nothing but there are three groups, and every group consists of three elements. Right, and found the properties of these three groups similar with one another in terms of the elements. For मैं बताने वाला हूँ. Right, so this German chemist in 1829 created his own very small periodic table, right? And the Devonier tried the most important question, right? Define Devonier's triad or explain the Devonier's triad. तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? According to him, इसने क्या किया है? Elements को arrange किया in terms of increasing order of atomic masses. Atomic mass क्या होता है आपको पता ही है, right? So elements go in terms of increasing order of atomic masses. So Devonier triad states that when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, atomic weights, right? Then a group of three elements was created. A group of three elements were created, sorry, right? In such a way that the atomic mass of the middle one is the average of the first and third. Atomic mass of the first one atomic mass of the second one is the average of the first and third element. तो डेबोनियर ने क्या किया था, इसने तीन ग्रुप क्रिएट किए। कौन कौन से तीन ग्रुप हैं वो, ये देखो, दीज आर द थ्री ग्रुप्स। इन तीन ग्रुप्स के अंदर एवरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम। ऐसा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Let's discuss about this one. Lithium, sodium, and potassium. These are the three elements, right, which are acquired with the similar chemical properties. तो अगर मुझे एल्कली मेटल्स की ग्रुप की प्रॉपर्टी मालूम है, तो मुझे ऑटोमेटिकली तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का मालूम है, राइट? If I know the property of lithium almost resembles with the property of sodium and potassium. Similarly, if I know the properties of the chlorine, right, obviously, right, but understood है, I know most of the properties of bromine and iodine as well. यानी कि अगर मुझे हेलोजन ग्रुप की प्रॉपर्टीज मालूम है, तो मुझे हेलोजन ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टीज का पता लग गया। When elements are arranged in order of increasing atomic masses, a group of three elements, right, were discovered, right, in such a way that and found that the atomic mass of the middle one is the average of the first and third. अब मैंने जो बोला है, जैसे मैं यहाँ तीनों ग्रुप से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सोडियम को देखो आप यहाँ से, राइट? सोडियम के केस के अंदर सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23U। व्हाट डू यू मीन बाय 23U? सोडियम इज 23U। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23U। व्हाट डू यू, नहीं आप, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनीवे, नो 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 नो, इसीलिए मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की 9th की क्लास कहा था जरूर अटेंड करना है। तो यूट्यूब पर है, आप देख लेना। 23U मीन्स, हाँ बताओ, एक मिनट, आज क्या आपको पता है?
कोई बात नहीं। हाँ, यस, हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द लाइटेस्ट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, राइट? एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम। So every element constitute the smallest particle of every atom. Every element is atom. कहने का मतलब every element is made up of its own atoms, right? तो अगर हम atomic mass की बात करते हैं, atomic mass of an element है, तो I am actually looking upon the mass of the atom of a particular element. जैसे मैं कह रहा हूँ atomic mass of sodium is 23, यानी कि I am interested to know the mass of a single atom of sodium. Sodium is an element. तो सोडियम एलिमेंट जो बना है वो तो एटम से ही तो बना है, राइट? तो अगर वो 23U कह रहा हूं मैं, तो इट मींस 23 is multiplied with 1U. 1U is the atomic mass of hydrogen. That means the mass of single atom of hydrogen is considered to be 1U. अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो पूरी क्लास निकल जाएगी उसके अंदर, तो आप वहां पर देख सकते हो। कहने का मतलब है सबसे हल्का एलिमेंट जो है उस एलिमेंट के एटम का मास 1U है, and the atoms of the rest of the element, the mass of the atoms of the rest of the elements are actually compared with the mass of the hydrogen itself. तो 23U का मतलब क्या हुआ? 23 multiplied with 1U. That means the sodium is 23 times heavy as compared to the hydrogen atom itself. कंपैरिजन हो गया ना। वैसे एटॉमिक मास को आप 10 to power minus 36 से 10 to power minus 24 है किलोग्राम में, हम ऐसे तो किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को किलोग्राम में याद नहीं रख सकते। तो कन्वीनियंसी के लिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12 एटॉमिक यूनिट्स। ये हमने डिफाइन किया था। कार्बन 12 आइसोटोप 1/12 कर दें उसके मास को, तो क्वाइट ऑब्वियस है दैट इज कंपेरेबल विद द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, उसका एटम ऑब्वियसली सबसे हल्का होगा, और एटम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन के साथ। तो 23U मींस द सोडियम इज 23 टाइम्स हेवी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो यहाँ सोडियम का 23 है, तो 23 एवरेज किसका है? लिथियम और पोटेशियम का। लिथियम का कितना है? 7। पोटेशियम कितना? 39। 7 + 39 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा? 23 आएगा या नहीं आएगा? तो तीन जो ग्रुप इसने क्रिएट किए अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से, उन तीनों ग्रुप के अंदर एक खासियत थी कि मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो एवरेज है पहले और तीसरे का। एवरेज का मतलब क्या है कि अगर मैं लिथियम के एटॉमिक मास को पोटेशियम के एटॉमिक मास से ऐड करूं, यानी कि 7 + 39 डिवाइड बाय 2 करूं, तो आंसर क्या आएगा? 23। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम का कितना है? 88। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न इट, राइट? इवन डेबोनियर ट्राइड्स भी याद रखने की जरूरत, याद हो जाता है, बात अलग है, राइट? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि राइट द डेबोनियर ट्राइड। हाँ, डेबोनियर ट्राइड की डेफिनेशन जरूर पूछी जा सकती है। तो स्ट्रोंशियम का 89 है, वो दिस इज बेसिकली द एवरेज। 40 + 137 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 88 के करीब आएगा। ब्रोमीन है 80, 35.5 डिवाइड बाय 120 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 80। प्रॉक्सिमिटी भी आ सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्टली है। क्या ये बात समझ आई? तो इन तीन एलिमेंट्स से हमें तीन ग्रुप मिल गए हैं। एवरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स अवेलेबल इन एवरी ग्रुप, राइट, कंसिस्ट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो शुरुआत ग्रुप की कहां से हुई? किसने की? डेवोनियर ने की। और डेवोनियर ने इतने सारे एलिमेंट जो उस समय वो हमारे पास अवेलेबल थे, अप्रोक्सीमेटली उस समय जो थे लगभग 45 to 50 के करीब एलिमेंट्स थे। उन सभी एलिमेंट्स में इस बेचारे ने बहुत कोशिश करी और पाया कि ऐसे 9 एलिमेंट्स मैंने निकाल दिए हैं 3-3 के ग्रुप में, जिनकी प्रॉपर्टीज को मैं कह सकता हूं कि सेम है, राइट? तो देखा जाए तो इसने शुरुआत की थी द फिनोमिना नोन एज पीरियोडिक टेबल, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। भाई कैसे चलेगा, राइट? ज्यादा क्यों नहीं चला? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स की एक्सप्लेनेशन दे पाया 3 ही ग्रुप की फॉर्म के अंदर। तो इसकी लिमिटेशंस भी पूछी जा सकती है एक नंबर में। व्हाट्स द लिमिटेशन ऑफ डेवोनियस ट्राइड? देखो आज की क्लास की शुरुआत है, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये हिस्टोरिकल डिटेल। थोड़ा बोर मत फील करना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, खासकर मैंडलीज पीरियोडिक टेबल गारंटेड क्वेश्चन 100% आएगा, राइट? तो समझ आएगा लिमिटेशन क्या है। ही was able to create only 3 groups, that too consist of only 3 elements, and then explain the properties of 9 elements only. Rest of the elements के बारे में वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो this is what you mean by Devonius triad। Triad का मतलब क्या हो गया? 3।
3 groups. He created 3 groups consist of 3 elements in each group. क्या इतना क्लियर हो गया आप सबको? कोई डाउट भाई किसी को? राइट, फाइन. द नेक्स्ट वन इज Newland's law of octaves. Newland laws of octave, the elements are the arrangement of the elements, so the properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. अबे जो मैंने बोला है इस सेंटेंस की शुरुआत इसी साइंटिस्ट ने की, राइट, और इसने 1864 की बात है, इसने अपनी एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट की. अभी मैं इसकी पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ आपको. अगेन मैं कह रहा हूँ ये जो पीरियोडिक टेबल यहाँ दिखाई दे रही है आपको, this periodic table actually belongs to the Newland's, right, a chemist who created this kind of arrangement. देखो कितना अच्छा काम किया इसने. डेवोनियर तो सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाया, न्यूलैंड ने लगभग 56 एलिमेंट्स को अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया कि अगर मुझे इस ग्रुप की प्रॉपर्टी मालूम है, राइट, तो क्वाइट ऑब्वियस है जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं उन सब की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली मुझे मालूम है, राइट. तो इस तरीके से इसने 8 ग्रुप बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के करीब, और 8th जो है वो रिपीटिशन हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यानी कि कहना यही चाहता था, when elements are arranged, अब periodic function of their atomic masses थोड़ा complicated statement है, इसको मैं आसान कर रहा हूँ. when elements are arranged in order of increasing atomic masses, राइट, जैसे एटॉमिक मास 1 हो गया, एटॉमिक मास 2 हो गया, एटॉमिक मास 3 हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब एलिमेंट सबसे हल्का एलिमेंट लिया, कौन सा है? हाइड्रोजन. उसके बाद कौन सा लिया? लिथियम. उसके बाद कौन सा लिया? बेरिलियम, फिर बोरोन, राइट. तो ये अरेंजमेंट हो रहा है नहीं? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो रहा है नहीं? तो ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि लगातार एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है. जब ऐसे इसने अरेंजमेंट किया तो पाया that the property of the 8th element, right, resembles with the property of the very first element from जहां से बिगिनिंग हुई है. तो फ्लोरीन तक पहुंचे हम हाइड्रोजन की बिगिनिंग से, क्लोरीन तक हम पहुंचे हम फ्लोरीन की बिगिनिंग से नहीं. अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज द 8th एलिमेंट, राइट. कहां से? फ्लोरीन से. 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया या नहीं आ गया? तो इसके पीरियोडिक टेबल की खासियत ये थी कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, राइट. 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिजेंबल करती है. व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस exactly after 8 elements, right, starting from the से करेगी इस तरीके से. यस, देखा जाए तो यही इसी तरीके से, इसी जैसे लिथियम की सोडियम, लिथियम को देखो आप, लिथियम का 8वां एलिमेंट कौन सा आया? सोडियम, राइट. पोटेशियम 8वां एलिमेंट कौन सा है? इससे कहां से स्टार्टिंग हुई है पोटेशियम का? अगर हम पोटेशियम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट, सो 8th एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो सोडियम हैज टू बी द फर्स्ट वन. 1 2 3 4 5 6 7 8. हम रटेंगे नहीं, समझेंगे इस बात को. क्या ये बात क्लियर है? तो इसका आधार क्या है पीरियोडिक टेबल बनाने का? ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? 8, राइट. दैट मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट गेट्स रिपीटेड व्हाइल डूइंग द अरेंजमेंट. द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट रिजेंबल्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, राइट, जहां से बिगिनिंग हुई है. एक तरीके से कहना मैं ये चाहता हूं, when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, increasing atomic weights, then the repetition of property takes place after every 8 element, right. तो कहीं ना कहीं वो सारे गामा पाधा नहीं सा है ना, 8th ट्यून नहीं है म्यूजिक की, उसके अकॉर्डिंगली ये लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया है, राइट. इट रिजेंबल्स विद द म्यूजिक टोन्स. आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दैट. सरगम, राइट, थैंक यू. क्लियर हो गया बेटा जी? कोई डाउट इसके अंदर?
तो पीरियोडिक टेबल जो उसने क्रिएट की, बहुत अच्छा काम किया इसने डेवोनियर से देखा जाए कि कंपैरिजन में, राइट। इसने क्या, बेसिकली इसका सबसे साइलेंट फीचर क्या है कि इसने 56 एलिमेंट्स उस समय जितने भी पता थे उन सभी एलिमेंट्स को एट हिज बेस्ट एक अरेंजमेंट दे दिया, राइट। और वो अरेंजमेंट द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। और पीरियोडिक टेबल मैंने क्या कहा था, इज एन अरेंजमेंट डन इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अरेंज इन वर्टिकल कॉलम, राइट। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी, इफ आई एम एबल टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप, इवेंचुअली आई नो द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। अगर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी मुझे मालूम है तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मुझे पता लग गई। दैट विल हेल्प मी टू क्रिएट द वेरियस कंपाउंड्स। और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये बात समझ आ रही है या नहीं, राइट। तो ही डिड इज लेवल बेस्ट एंड बहुत ही अच्छा इसका नाम हुआ, बहुत फेमस भी हुई इसकी पीरियोडिक टेबल। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्राउड ही हो गया, राइट। और इसने ये कहा, अब इसकी लिमिटेशन पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ ऑक्टेव, कि इस पीरियोडिक टेबल की खामियां क्या हैं, कमियां क्या हैं इसकी। पहली कमी तो ये है कि अगले ने ये कहा कि देयर विल बी ओनली 56 एलिमेंट्स इन द फ्यूचर एज वेल। ये पूरे के पूरे अराउंड कितने एलिमेंट्स हैं, 56 एलिमेंट्स हैं। मतलब 56 एलिमेंट्स आज हैं और हमेशा कितने ही एलिमेंट्स रहेंगे, 56 एलिमेंट्स। मतलब उसकी प्राउड स्टेटमेंट थी कि 56 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट फेज ऑफ टाइम एंड देयर विल नेवर बी एनी डिस्कवरी, एनी न्यू डिस्कवरी एज फार एज द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स आर कंसर्न, राइट। तो कैसा हुआ, आज तो 115 एलिमेंट्स हैं, अभी भी डिस्कवरी चल रही है, गॉड पार्टिकल पे तो आज भी काम हो रहा है, राइट। तो इसकी ये सबसे बड़ी, अगर हम बहुत 3-4 इसकी लिमिटेशन है, लेकिन सबसे खास कौन सी है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ स्मार्ट आंसर देना है। तो आपने दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल इज मोस्टली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, राइट। ये भी एक इसकी एक तरीके से एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो लाइटर एलिमेंट्स भी होते हैं और हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं, वेरी हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं। लाइटर एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको हम 10th में पढ़ेंगे, राइट। हैवी एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और वेरी हैवी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, राइट। So what exactly I want to say that this, the very first limitation of Newton's laws of octave states that according to him there were only 56 elements known and never be any possibility of having the future discovery as far as the existence of elements are concerned, right. दूसरी ये है कि this particular periodic table is based on the concept of increasing order of atomic mass, है ना, कि भाई हाइड्रोजन के बाद लिथियम थोड़ा भारी है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे इसने एलिमेंट्स को रखा कि जिसका वेट ज्यादा आता जा रहा है उसको रखता जा रहा है। यानी कि फ्लोरीन का एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ज्यादा है। इस तरीके से वो एक अरेंजमेंट उसने किया, राइट। लेकिन इसका ये जो अरेंजमेंट है ये कहां तक सही साबित हुआ, अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर तो कहां तक, excellent, up to calcium. The arrangement of elements, the arrangement of in terms of the increasing order, right, is beneficial or justified till calcium. कहाँ है calcium? Calcium तक जो इसने खुद कहा, जो इसने जिसके आधार पर इसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, कैल्शियम तक तो वो जस्टिफाई हुआ। आफ्टर कैल्शियम, राइट, ही कॉन्ट्राडिक्टेड हिज ओन स्टेटमेंट। जिस आधार पर इसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो इसी की पीरियोडिक टेबल में गलत साबित हो गया। कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, राइट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है जो इसका डिसएडवांटेज कि इट वर्क वेल, दिस पर्टिकुलर टेबल वर्क्स वेल विद द नॉर्मल एलिमेंट्स, राइट। एंड द बेसिस ऑन टू विच ही क्रिएटेड दिस टेबल is justified till calcium, till the arrangement up to the arrangement of calcium। यानी कि हाइड्रोजन लिथियम से हम सब स्टार्ट हुए और कहां जाके हम खत्म हुए, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद इसने क्या कहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी, अब यहां पर हम जब जा रहे हैं क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, आगे देखो कोबाल्ट एंड निकल,
अब कोबाल्ट और निकल के अंदर कोबाल्ट का एटॉमिक मास और निकल का एटॉमिक मास होगा या नहीं होगा? कोबाल्ट इज लिटिल बिट हैवी एज कंपेयर टू द निकल। तो देखा जाए तो होना क्या चाहिए था, निकल शुड बी फर्स्ट, राइट, एंड कोबाल्ट शुड बी द सेकंड वन, ऐसा होना चाहिए था ना, because the entire base is the increasing order of atomic mass, but the atomic mass of cobalt, right, is more than the nickel. तो ऑब्वियसली निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, अपनी बात को, प्रॉपर्टीज को एक तरीके से जस्टिफाई करने के लिए जबरदस्ती कोबाल्ट और निकल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही किया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में, राइट। जबकि होना क्या चाहिए था, लाइटर शुड बी फर्स्ट फॉलोड बाय द हैवी वन, राइट। हाँ, इसने कुछ इस तरीके से सोचा, लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी कमी अब जो यहाँ सामने आएगी, व्हाट ही डिड, he failed to explain his own justification by considering cobalt and nickel, right, together in one slot, right। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात समझ आ गई ना कि निकल पहले आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि निकल इज लाइटर देन कोबाल्ट, और उसने गलती क्या की, कोबाल्ट विच इज हैवियर देन निकल उसे पहले रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो नहीं हुआ ना, ये क्लियर हो गया। So he failed to explain, actually he contradicted his own statement by considering cobalt and nickel, right, and that too in a single slot, in a single slot मतलब in one slot itself, and that too in a group, right। अब cobalt nickel को उसने कहाँ रखा, that too in a group whose property has nothing to do with the property of cobalt and nickel। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये नॉन मेटल्स हैं, कोबाल्ट एंड निकल तो हैवी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये, राइट। हैवी एलिमेंट्स जो कि मेटल हैं उनको किस में रख दिया उसने, नॉन मेटल के ग्रुप में रख दिया, तो सबसे बड़ी गलती की इसने, राइट। तो ये इसका नेक्स्ट फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, amorphous behavior of placing the cobalt and nickel, and he failed to explain the justification behind taking cobalt and nickel together in one slot, that too in a group whose property has nothing to do with the property of cobalt and nickel। क्लियर हो गया। तो कौन कौन सी इसकी चार इंपॉर्टेंट अगर हम कह सकते हैं लिमिटेशंस है या डिसएडवांटेज है, this periodic table work well with the normal elements, right, and it works well till calcium, as per the arrangement of elements are concerned, till calcium तो ये काम करती है, right। He justified it that only 56 elements are known and would never be any discovery of any elements in the future। ये बहुत गलत साबित हुआ। At the same time, it took cobalt and nickel in one slot, and he contradicted his own statement by considering cobalt and nickel in one slot। अब मैंने बोला ना, he contradicted his own statement, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्या है इसकी बेसिस का आधार क्या है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इस बात को नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना ही कॉन्ट्राडिक्ट हिज ओन स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग कोबाल्ट एंड निकल टुगेदर, दैट टू कोबाल्ट इज warmer than the nickel, right। It took those two elements together in one slot, that too in a group whose properties had nothing to do with the property of cobalt and nickel itself। क्लियर हो गया बेटा जी, कोई डाउट इसके अंदर, कुछ पूछना है आप इसमें? हाँ बेटा जी। एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने क्या कहा था, द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप देखो हर आठवां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। तो पीरियोडिक मींस द रिपीटिशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस, राइट, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और आफ्टर ए रेगुलर फेज। हर आठवां एलिमेंट, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद अगर हम बात करते हैं, आप इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, लेकिन यहाँ ये बात जो उसने खुद कही कहां तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक एप्लीकेबल है।
उसके बाद तो सब कुछ गलत है, राइट। तो पीरियोडिक का मतलब ये हुआ बेटा दैट द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस एग्जैक्टली आफ्टर 8 एलिमेंट्स। क्लियर है या नहीं? जैसे मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक कहा। आगे चलो। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव भी क्लियर है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएगा, मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। ये बनी है 1869 के अंदर। मैं कह सकता हूं कि ये उस समय की वन ऑफ द बेस्ट पीरियोडिक टेबल थी, क्योंकि तब तक है ना, चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उस लेवल पर नहीं हुई थी जो 1885 के बाद हुआ, टिल 1931 तक। न्यूट्रॉन की खोज 1931 में हुई, उसके बाद ये सारी कहानी बदल गई। जब तक थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स का पता नहीं लगा था, दिस पीरियोडिक टेबल वाज द बेस्ट वन, राइट। और इसका भी एक ही आधार है, दैट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने भी क्या किया जो न्यूटन ने किया, जितने भी एलिमेंट्स थे सबसे हल्की को पहले रखा, उसके बाद थोड़ा सा भारी, उसके बाद और इस तरीके से जब इसने अरेंजमेंट किया तो इसने पाया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो रेगुलर इंटरवल में रिपीट हो रही हैं। दिस इज व्हाट डू मीन बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस सेंटेंस का मतलब समझ आया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस, ये वाइवा में पूछेंगे आपसे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज डेफिनेटली रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। सबसे हल्का, फिर थोड़ा हैवी, फिर थोड़ा हैवी, फिर थोड़ा हैवी। पता लगा कि एक ऐसी सिचुएशन आई, एक ऐसा एलिमेंट आया जो कि पिछले कुछ एलिमेंट्स के साथ एकदम रिजेंबल किया। यहाँ भी देखा जाए तो आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट तक यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, राइट। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का लिखो इसको, इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, it states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses, are periodic function of their atomic masses. The entire table is based, the entire table is based, Mendeleev's periodic table की बात कर रहा हूँ. The entire table is based on following concepts. First, increasing atomic mass, and second, grouping together of elements, having similar properties, having similar properties. राइट। आपको याद होगा मैंने जब क्लास स्टार्ट की तो क्या बोला था मैंने, द पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट्स prepared in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column of group, ये बोला था, राइट। तो इसको सबसे ज्यादा जस्टिफाई उस समय जिसने किया वो मेंडलीव था, कि बहुत सारे एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो उस समय पता थे और जो नहीं भी पता थे। सबसे बड़ी खासियत इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल की ये थी कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के दौरान कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, राइट। अभी मैं दिखाता हूं। दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
मेंडलीज प्रियोडिक। हाँ यस, अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ ग्रुप यहाँ पर कुछ गैप्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, एक गैप ये है, डॉट आया हुआ है ना, राइट। तो ये गैप उसने इसलिए छोड़े थे कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और वो जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको हम यहाँ इन पर्टिकुलर गैप्स के अंदर आसानी से फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ये जो गैप है इसे ईका बोरोन कहेंगे। ईका, ईका एक संस्कृत वर्ड है, राइट। ईका बोरोन मतलब पहले बोरोन आएगा, उसके बाद में अननोन एलिमेंट आएगा, यानी कि बोरोन, बोरोन के नीचे अननोन एलिमेंट। ईका एल्यूमिनियम मतलब पहले एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद अननोन एलिमेंट आएगा। अब गैप छोड़ दी, उसे खुद नहीं पता था उस दौरान कि कोई नए एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन इतनी स्ट्रांग थी कि डेफिनेटली होंगे आने वाले टाइम के अंदर, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं जगहों पर हम फिट करेंगे, यहीं रखेंगे। और द ब्यूटी ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल वाज कि इन गैप्स के जिनके एलिमेंट्स का पता नहीं है, जो एलिमेंट्स हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन उन एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी, राइट, वो इसने डिस्कवर कर लिया, जो कि प्रैक्टिकली प्रूव हुई जब ये गैप्स फिल हुए। यानी कि जब जर्मेनियम का पता लगा, सिलिकॉन का पता लगा, तो ईका सिलिकॉन अभी हम लेके वाले वाले यहाँ देखिएगा, एक गैप और है हमारे पास यहाँ, थोड़ा सा ना जस्टिफाइड नहीं हो रही है टेबल, है ना, अच्छा नहीं है। एनीवे anyway, ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स के अंदर जब फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुए और यहाँ रखे गए, जैसे मैं ईका बोरोन की बात करता हूँ, when the elements are available, यहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट जब रखा गया, वो कौन सा एलिमेंट अभी बाद में करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसने पहले ही बता दी। यानी कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स हुआ तो ऑब्वियसली एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, और वो जो प्रॉपर्टीज है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन है, और इसका प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिया इस टेबल का, असली तो एक्सप्लेनेशन में आप दूंगा, राइट। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस, मैंने बता दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस and the elements are arranged in such a way that the elements with the similar properties are available in particular groups, right। तो इसने क्या किया, there are two elements, oxygen and hydrogen, are considered the most reactive elements. These two elements, right, can interact, can react with most of the elements available to us, right. So what he did, he created his own periodic table by considering chemical reaction of oxygen and hydrogen with rest of the elements, right। जैसे लिथियम को उसने ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराया तो क्या बना, लिथियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या आया, Li2O। सोडियम को कराया ऑक्सीजन से तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। ही क्रिएटेड हिज पीरियोडिक टेबल by interacting most of the elements with two fundamental elements, कौन कौन से, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। व्हेन एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑब्वियसली फॉर्म ऑक्साइड्स और नॉन, भाई मेटल के साथ बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ हम पढ़ चुके हैं इस बात को, एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड बनते हैं या नहीं बनते। So when elements interact with oxygen, they form oxides. इसी तरीके से when elements interact with hydrogen, forms hydrides, right? जैसे lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, right? तो कहने का मतलब है कि when elements interact with the hydrogen, they leads to the formation of hydrides. When elements interact with oxygen, leads to the formation of oxides, right? So what he did, he took most of the elements and interact them with oxygen and hydrogen respectively, right। अब बात सुनने की, now the elements having similar chemical properties form oxide with a similar formula। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, ध्यान से सुनना। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है,
जब उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, वो केमिकल फॉर्मूला सेम आया। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम को मैं ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, Li2O। सोडियम के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, Na2O। पोटेशियम के साथ करूंगा तो क्या होगा, K2O। तो देखा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल, जो कि पर्टिकुलर ग्रुप से हैं, व्हेन दे इंटरैक्ट विद द ऑक्सीजन दे केम अप विद द सेम जर्नल फार्मूला। अगर मैं लिथियम को, राइट, पोटेशियम को और सोडियम को एक नाम दे दूं कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो R2O एक जर्नल फार्मूला हो गया। नहीं, आर में मैं लिथियम भी पुट कर सकता हूं। तो देखो ना मैं जो कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, लिथियम ऑक्साइड, राइट, इस तरीके से देखते हैं, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इफ आई गिव ए जर्नल नेम, जर्नल केमिकल फॉर्मूला टू दीज थ्री कंपाउंड्स, और मैं काम करता हूं आर को ये भी कह सकता हूं, मैं इस ए भी कह सकता हूं और सोडियम भी कह सकता हूं, तो एक जर्नल फॉर्मूला बन गया है नहीं भाई, आर कैन बी रिप्लेस विद लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स, जब ये तीन एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन्होंने, तो जो ऑक्साइड बना है उस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला सेम आया या नहीं आया, सेम नेचर का फॉर्मूला आया या नहीं आया। क्लियर है या नहीं मैं जो कह रहा हूं, सेम फॉर्मूला आया। यानी कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे सेम फॉर्मूला बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सेम है। That's what I repeated. The elements having similar chemical properties form oxide having similar formula. इसी तरीके से the elements having similar properties when interact with hydrogen form hydrides, also if acquired with a similar formula definitely have similar chemical properties. तो इसकी periodic table जो है, ये ध्यान से देखिएगा, ये है इसकी periodic table. There are 8 groups available in his periodic table. इसकी periodic table के पहले ग्रुप को जरा ध्यान से देखिए। पहले ग्रुप के अंदर R2O लिखा हुआ है, that means R stands for the element. R में कोई भी एलिमेंट हम डाल सकते हैं जो इस ग्रुप के अंदर होंगे, और RH लिखा हुआ है। R2O मतलब ऑक्साइड, that means the creation of the first group till 8th group actually based on the formation of oxide and hydrides. If I am interested for the first group, in the first group the general formula for the oxide happens to be R2O and for hydride RH. ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है ऐसे। तो ग्रुप 2 के अंदर ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, RO, राइट, और हाइड्राइड का क्या हुआ, RH2। क्लियर। मैग्नीशियम हाइड्राइड जब बनेगा तो MgH2 होगा, बेरिलियम होगा तो BeH2 होगा, राइट। इसी तरीके से बेरिलियम ऑक्साइड BeO, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, राइट। So in the similar way he created 8 groups, right, and all these 8 groups, every group is having its own specific general chemical formula of oxide and hydride respectively. अगर मैं पांचवें ग्रुप की बात करता हूं तो पांचवें ग्रुप का जनरल फॉर्मूला ऑक्साइड का क्या है, R2O5, हाइड्राइड का क्या है, RH3। तो यहां पर ऐसा हर वो एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और मान लिया उसने RH3 बनाया, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NH3 अमोनिया बनता है, राइट। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 5th ग्रुप से बिलोंग करेगा, राइट। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है लिटिल बिट कंबरसम क्यों हुई इस दौरान, क्योंकि हमको हर ग्रुप का एक जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऑक्साइड का भी और हाइड्राइड का भी। So the creation of the Mendeleev periodic table actually depends upon the interaction of the elements known at that time, right, with two fundamental most reactive elements known as oxygen and hydrogen respectively. All those elements which when interact with the oxygen and hydrogen, if comes up with their oxide and hydrides, right, respectively with the same general formula, must be acquired with the similar chemical properties, right. So elements form oxides having same general formula will definitely acquire with the same
केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स विद सेम जनरल फॉर्मूला आल्सो एक्वायर द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या ये बात क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ, वहां छोड़ा हुआ है, गैप दिया हुआ है, राइट। तो ऐसा क्यों है उसका? देखो पता। हाँ हाँ बेटा, एक्चुअली ये केमिस्ट्री के अंदर है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं 90% तक ठीक है, 100% तक ठीक नहीं, राइट। जैसे नोबल गैसेस के बारे में कहा जाता है, जो कि द एलिमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द 18th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट दे आर टोटली अनरेड। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अचीव है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत कुछ केमिस्ट्री के अंदर ऐसा है जो कि 100% जस्टिफाई, बहुत कुछ क्या ऑलमोस्ट 90% ऐसा है जो कि 100% नहीं कह सकते कि यही नहीं है। इसीलिए केमिस्ट्री इज द मोस्ट कम्बरसम सब्जेक्ट, राइट। सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, और एंट्रेंस में सबसे आसान भी केमिस्ट्री है, क्योंकि ये लर्निंग बेस है, राइट। सबसे डिफिकल्ट मैथ है, और फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का स्कोर भी केमिस्ट्री में आता है। परसेंटाइल का सबसे ज्यादा अगर चैलेंज देखा जाए तो केमिस्ट्री के साथ, ठीक है ना। तो बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। हाँ बोलो बेटा, अब आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ हाँ, नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली व्हाट ही डिड, न्यूटन लॉज ऑफ ऑक्टेव आर नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट actually belongs to the property of the very first element. From there the arrangement actually takes place. तो लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो है रिजेंबल करती है मैंडलीव से, लेकिन मैंडलीव ने एक समझदारी का काम क्या किया, उसने दो फंडामेंटल एलिमेंट्स को उठाया, और क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करते ही करते हैं, और उसके आधार पर उसने बड़ी मेहनत की, और उसके बेस पर इसने ऐसे एलिमेंट्स को खोज लिया जिनका ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सेम आया, और पता लगा कि वो फॉर्मूला ही सेम नहीं आया, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी सेम, और वो कामयाब हुआ कुछ इस तरीके की पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने में। अब इस पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 99.99% श्योर। तो मैं इसके एडवांटेज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, यस यस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यस करेक्ट। अब ये, अब देखो ये, इसका रीजन तो मैं भी नहीं दे सकता, राइट। ये उसके ब्रेन का कमाल है, ये उसकी सोच का कमाल है, साइंटिस्ट। इसीलिए तो देखो, हम जो कुछ भी, हम अप्लाइड साइंस पढ़ रहे हैं, ये रिसर्च साइंस है। वो रिसर्चर थे, रिसर्चर्स ने जो हमें दिया वो हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन कितनी स्ट्रांग थी, यही तो उसका पहला एडवांटेज है, इनफैक्ट इसका रियल एडवांटेज है। तो अब मैं इसके एडवांटेज के बारे में बता रहा हूँ कि मैंडलीज पीरियोडिक लॉ actually predicted the existence of some element that had not been discovered at that time, है ना सबसे बड़ी खासियत। इसने ऐसी पीरियोडिक टेबल को इजाद किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो उस समय डिस्कवर्ड नहीं थे, उनकी भी प्रिडिक्शन इसने कर दी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आता है जब डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पूछ लेते हैं। तो दिस फेलो predicted the existence of some element that had not been discovered at that piece of time. Clear बेटा, राइट। तो ऐसे कौन कौन से अगर हम देखें, तो बात करते हैं हम गैलियम की, स्कैंडियम की और जर्मेनियम। मैंने ये जो 3 एलिमेंट्स बोले हैं, क्या हुआ? 3 एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज गैलियम। मैं बड़े आराम से बताऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, समझ में आना चाहिए। स्कैंडियम, राइट, एंड जर्मेनियम।
ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट। पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है, जो स्केलेटन है उसका, जो रॉ मटेरियल जर्मेनियम और सिलिकॉन है, these are the three elements which were not discovered at that phase of time when Mendeleev's periodic table was made. और इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के लिए उसने इन स्पेस को छोड़ा था। जो मैंने स्पेस दिखाया आपको, दिस वन, ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस, राइट, जो कि लेटर ऑन में फिल हुआ इन्हीं तीन एलिमेंट्स के साथ। बिकॉज तीसरा अगर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उस चीज को दो का मैं दिखा रहा हूँ, राइट। So this periodic table actually left proper gaps, isn't it, for the undiscovered elements gallium, scandium and germanium, right? और जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तो बड़ी आसानी से उन ग्रुप के अंदर फिट भी हो गए, उस गैप में फिट हो गए, ग्रुप में नहीं। क्लियर? तो ये इसका पहला एडवांटेज था। दूसरा, Mendeleev's periodic table could predict the properties of several elements on the basis of their position in the periodic table. तो क्या बड़ी खासियत है इसकी। ईका बोरोन, ये जो गैप है ना, इसको हम कहेंगे ईका बोरोन। ईका बोरोन, ईका मतलब पहले, बिफोर फर्स्ट बोरोन, देन अननोन एलिमेंट। पहले क्या आएगा? बोरोन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अननोन एलिमेंट आएगा, राइट। तो ईका बोरोन जो फिल हुआ, यानी कि यहाँ जो आया वो स्कैंडियम आया, ईका एल्यूमिनियम में गैलियम आया, ईका एल्यूमिनियम में गैलियम आया, राइट। समझ में आ रहा बेटा जी? व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से कि अब ये जो गैप है यहाँ, उसको नहीं मालूम था कि कौन सा एलिमेंट आगे फ्यूचर में आएगा, लेकिन उसको बोरोन की प्रॉपर्टी तो पता थी, राइट। उसको एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी तो पता थी, क्योंकि एल्यूमिनियम तो उस समय था। तो जो ईका एल्यूमिनियम है, ईका एल्यूमिनियम का नाम क्या है? गैलियम। तो एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है, वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की जो है इस अननोन एलिमेंट से बिलोंग किया। जब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, यानी कि गैलियम जो डिस्कवर्ड हुआ, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है मोर देन 95% किससे मैच हुई? एल्यूमिनियम के साथ। स्कैंडियम की मोर देन 95% किससे मैच हुई? बोरोन के साथ। बेटा समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? मैं समझ सकता हूं कि क्लास थोड़ी थियोरेटिकल है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट तो ये है। यहाँ अगली क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो मैं किन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं? अगर मैं थोड़ा सा कहूं, ईका एल्यूमिनियम की बात करता हूं मैं, ईका एल्यूमिनियम यानी कि स्कैंडियम की बात कर रहा हूं, राइट। तो उसने उसी समय प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले ही बता दिया था, जबकि उसे नहीं पता क्या है जो ये पर्टिकुलर गैलियम उस समय डिस्कवर्ड होगा, आगे फ्यूचर में डिस्कवर्ड होगा, लेकिन उसने गैलियम की प्रॉपर्टी बता दी। कौन कौन सी बताई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास की बात करता हूँ, तो एटॉमिक मास 68, राइट। इसने कहा 68 और एक्चुअली में गैलियम का निकला कितना? अप्रॉक्सीमेटली 69.5 या 7 के करीब था। ऑलमोस्ट मैच कर गया। जो मैं कह रहा हूँ समझ आ रहा है? बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 5.4 या 5.9 के करीब या 3, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसने इतना बताया। तो 5.9 या 5.8 के करीब ही डेंसिटी निकली। और प्रॉपर्टी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, लो है गैलियम का, तो लो ही निकला, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के करीब, राइट। इसने बताया कि भाई क्लोराइड्स का फॉर्मूला जो बनेगा इसका, वो बनेगा अननोन एलिमेंट Cl3 और गैलियम Cl3 बना, राइट, GaCl3 बना, राइट। बेटा समझ में आ रहा है? ऑक्साइड की बात करें तो हम कह सकते हैं अननोन एलिमेंट E2, अगर मैं E बोल देता हूँ अननोन एलिमेंट E2O3, तो पता लगा जब गैलियम डिस्कवर्ड हुआ तो वाकई में फॉर्मूला क्या बना? Ga2O3, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे याद, तुम्हें इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इन फिगर्स को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना ये है कि इसकी पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या थी, कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए लेकिन ग्रुप के आधार पर, ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो मालूम थी ना,
उस ग्रुप की प्रॉपर्टी के आधार पर उसने अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, जो कि बाद में फ्यूचर में ऑलमोस्ट सेम भी साबित हुई। हाँ, क्या ये बात क्लियर होगी? कुछ पूछना तो बताओ प्लीज। किसी को पूछना है? रिश्ता, स्मिता, क्लियर? मैंने कई बार रिपीट किया, आराम आराम से दे रहा हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है। थर्ड क्या है? ये Mendel's periodic table could accommodate novel gases when they were discovered। यानी कि नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि टोटली अनरिएक्टिव माने जाते हैं। तो नोबल गैसेस की को बड़ी आसानी से राइट Mendel's periodic टेबल में फिट कर सकते हैं, किया जा सका। इसलिए तीसरा इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या है कि Mendel's periodic table easily accommodate novel gases when they were discovered at that phase of time, right? When a whole new group of elements known as novel gases were discovered, they easily got a place in the periodic table known as Mendeleev periodic table in the form of a separate group, right? And this particular arrangement does not, in fact, did not disturb the original configuration of the Mendeleev's periodic table। मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है इस बात को, वहां लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मतलब नोबल गैसेस जब Mendeleev periodic table बनी थी तब नहीं थे, जब डिस्कवर हुए तो बड़ी आसानी से Mendeleev periodic table में फिट कर दिए गए और Mendeleev periodic table की किसी भी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्टर्ब किए बना, राइट, आसानी से उसमें फिट कर दिया। इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। कोई डाउट इसके अंदर बेटा? छोड़ दो, अभी नहीं समझ आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर को विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एलिमेंट्स देख रहे हैं, राइट। कॉपर, जिंक, ये हैवी एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, राइट। तो आपने देखा होगा, अगर आपने स्कूल में चैप्टर खत्म कर दिया, टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, right? So we are not concerned about the properties of the elements available from 3rd to 12th, right? Why is it so? Because the elements that are available in the 3rd to 12th groups are the elements in terms of the electronic configuration of their atoms, the penultimate shell, right, and the outermost shell, both are unfilled and are in the process of being filled। लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या है? द पेनिल्टीमेट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से पहले के जितने भी शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। KLMN ना 2 8 8 18 मालूम है ना आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। नॉर्मल एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट होता है, उससे पेनिल्टीमेट शेल और उससे पहले वाला सेकंड लास्ट शेल और उससे पहले शुरू से सब कंप्लीटली फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जैसे आयनिक ट्रांजिशन एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3 +5 +6 +7। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर द टेंडेंसी ऑफ द आयरन टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट। देखा जाए तो कितना इनवेरिएबल कैरेक्टर है उसमें। सोडियम कितने हो सकता है? 1, राइट। कैल्शियम कितने? 2। मैग्नीशियम कितने? 2। एल्यूमिनियम कितने? 3। पक्का है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स मैंने नाम लिए हैं ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स। तो वी आर स्टडिंग द केमिस्ट्री राइट बाय कंसीडरिंग नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉट द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको पूरी 11th खत्म करनी पड़ेगी पहले। पूरी 11th जब खत्म हो जाएगी तब 12th में ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ोगे, यानी कि 11th में भी नहीं पढ़ा ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन आपको 11th में भी नहीं है, 10th की तो बात ही अलग है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसके साथ देखो ना, मैंने देखो बोरोन के साथ इसको किया है, एल्यूमिनियम के साथ 68 को किया है, एलिमेंट 27 अननोन एलिमेंट 68 है एटॉमिक मास। बोरोन
के नीचे क्या 41 नहीं, ई का बोरोन के नीचे 44 है ना, बोरोन 11 लिखा हुआ है, तो बोरोन के नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो अननोन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 44 है। एल्यूमिनियम 27 है, नेक्स्ट कौन सा है अननोन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 68 है। तो एक्चुअली एल्यूमिनियम को आप इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड देखो, आप बोरोन के वर्टिकली डाउनवर्ड देखो, इस तरीके का अरेंजमेंट है। ई का बोरोन मतलब पहले बोरोन उसके बाद 44, ई का एल्यूमिनियम मतलब पहले एल्यूमिनियम उसके बाद 68। अब क्लियर है? अभी वो डिसएडवांटेज की बात करेंगे उसे, तो हमने एडवांटेज देखा है, अभी डिसएडवांटेज पे जाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज द पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मैंडलीज पीरियोडिक टेबल जो कि आधारित है एटॉमिक मास के ऊपर, राइट, वो आइसोटॉप्स की पोजीशन को तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है, अगर हम मास नंबर की बात करें 35 और 37। आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स आर, मालूम है ना आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। H11, H12, H13, H11, राइट, ये आइसोटॉप्स हैं। H12, H13, तीनों के तीनों एटम्स तो हाइड्रोजन के ही हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ फेल होगी ना, उसने क्या कहा था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन को देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर डिफरेंट, राइट, they have the common feature that their atomic numbers are same but mass number are different. That means the heaviness acquired by the atoms of the same element are different, and the creation of the isotopes is because of the difference in the number of neutrons. Mass number क्या होता है? Mass number is nothing but proton plus neutron. और atomic number क्या होता है? Number of proton और number of electrons. तो यहाँ पर 1 है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मास नंबर 1 है, तो यानी कि प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन है ही नहीं, यहाँ 2 है, तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पर ड्यूटेरियम में, ट्राइटियम के अंदर 2 है। तो अगर कहीं भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें आइसोटॉपिक स्टेट होती है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें आइसोटॉपिक स्टेट होती है, कि मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम में मास नंबर डिफरेंट होने का कारण different number of neutrons in the nuclei of the atoms of the same element. The cause of the formation of isotopes is the difference in the number of neutrons in the nuclei of atoms of the same element. देखो ना, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, राइट, और ट्राइटियम के अंदर तो 2 न्यूट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर हम बात करते हैं तो 35 एटॉमिक, 37 मास नंबर 35 भी है तो 37 भी है। अब क्लोरीन एलिमेंट को वो रखेगा इन टर्म्स ऑफ द पूरी मेंडली पीरियोडिक टेबल किस आधार पर है? इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो क्लोरीन है, क्लोरीन को उसने जैसे प्लेस किया, या हाइड्रोजन को प्लेस किया, या ऑक्सीजन को प्लेस किया, या हर उस एलिमेंट को प्लेस किया जिसमें आइसोटॉपिक स्टेट हो सकती है, तो क्लोरीन को रखते ही, अब क्लोरीन को तो एक ही पर्टिकुलर पोजीशन देगा या नहीं, तो क्लोरीन के आइसोटॉप्स का क्या रहा, उसकी पोजीशन कहाँ है? उसने ऐसा तो किया नहीं ना कि क्लोरीन के बाद अगला जो एलिमेंट आएगा उससे पहले उसने क्लोरीन 35 को भी जगह दी, क्लोरीन 37 को भी जगह दी, ऐसा तो नहीं हो पाया ना। एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट आएगा। तो all those elements which are acquired with the isotopic state, then in that case their isotopic state could not be explained by him. That is what I am saying, the position of the isotopes could not be explained in Mendeleev's periodic table. क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर है नहीं बेटा? इसी तरीके से रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अभी अभी तो यही कह रहा है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, there occurs a periodicity in the properties after regular interval of time.
ऐसे एलिमेंट सामने आ जाएंगे। जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे जो कि हम आसानी से पाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एलिमेंट्स को लगातार इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, राइट। तो कोबाल्ट के केस के अंदर इसका 58.9 कोबाल्ट का और निकल का है 58.7। तो भाई जब इसने रखा तो कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा, तो गलत नहीं है ये बताओ। अगला तो ये कह रहा ना इसके अनुसार तो निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई समझ आ रहा है ना सबको? So he actually the wrong order of his he failed to explain his own statement, right? प्रॉपर्टीज को सिमिलर रखने की जबरदस्ती में इसने कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में रख दिया। भाई जब तुम जिस बात को कह रहे हो उसको फॉलो भी तो करो, फॉलो नहीं कर रहे आप तो ये गलती होगी ना, गलती होगी तो इसका डिसएडवांटेज होगा। अब हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये रहा हाइड्रोजन नारद मुनि की तरह, राइट, क्योंकि देवताओं से भी दोस्ती है और दानवों से भी दोस्ती है, राइट। जानते हो ना नारद मुनि? कहने का मतलब मेरा ये है, पुराण के अंदर आती है ना बात, हाइड्रोजन जो है immensely capable to interact with the light metals as well as, कहने का मतलब है हाइड्रोजन इज immensely capable to interact with excellent metal and excellent non metal as well। हाइड्रोजन एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है, क्योंकि सबसे बेहतरीन मेटल्स में लाइट मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट। देखो हाइड्रोजन लिथियम के साथ लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा नहीं, राइट। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हेलोजन एलिमेंट्स के साथ मतलब कि द हाइड्रोजन रिजेंबल्स इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द एलिमेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमली राइट ग्रुप, दैट इज द 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक। हाइड्रोजन पहले ग्रुप से भी रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज में और 17वें ग्रुप से भी, 17th ग्रुप से भी करता है। टोटल मॉडर्न पीरियोडिक में 18 ग्रुप है। एक्सट्रीम लेफ्ट का एक्सट्रीम राइट से कोई लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट इज एब्सोल्युटली मेटल एंड एक्सट्रीम राइट इज एब्सोल्युटली नॉन मेटल, राइट। The elements available in the 17th group are non-metals and the elements available in the first group are metal, and hydrogen is capable to interact with the metal as well as non-metal। तो वो कहाँ रखा जाए हाइड्रोजन? The correct position could not be assigned to the hydrogen in the periodic table. Why is it so? Because the alkali metals, hydrogen interact with them and hydrogen also interact with the halogens, right, or the non-metals as well। ऑक्सीजन के साथ भी तो करता है, सल्फर के साथ भी तो करता है। तो ये उस समय वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस समय क्या आज भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को अलग से सजा के रख रखा है, मेन पीरियोडिक टेबल से अलग, पर अलग से बक्सा बना रखा है उसका, मॉडर्न अलग है, वो डिटैच्ड है, एक्सट्रीमली लेफ्ट में टॉप पोजीशन पर है, राइट। क्यों? बिकॉज द एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोजन। जो चीज मतलब समझ नहीं आती तो साइंटिस्ट उसे अलग से रख देते हैं, राइट। उसके बारे में खूब पता नहीं क्यों है ऐसा, लेट इट बी लाइक दिस। तो हम अपनी पीरियोडिक टेबल में डालेंगे तो हमारे बारे में भी 10 क्वेश्चन उठ जाएंगे, बेटर ये उठा के इसको अलग से पढ़ते हैं। दैट्स द रीजन दैट्स के हाइड्रोजन जो है आज की डेट में भी अलग है। कोई डाउट बेटा? कुछ पूछना है? दैट इज इट फॉर टुडे। 9 बज गए हैं, राइट। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, हम कल ही इसको आगे प्रोसीड करेंगे। एंड आई वांट ईच ऑफ यू टू गो थ्रू टिल मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, एक रीडिंग कर लेना, राइट। अगर आज की क्लास समझ आ गई तो तुम्हें सब समझना है।